चैप्टर 21 अक्षत एंड काशी इन स्विमिंग पूल। सिया से अपनी अच्छे से बंद बजवा के अबीर चुपचाप बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। वैसे भी सिया से जीतना उसे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बेचारा अबीर दादाजी के सामने कुछ कर भी तो नहीं सकता था। दिन के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। काशी भी अक्षत को ना देख के अपने पुराने वाले रूम में चली जाती है बहुत ही खुशी के साथ। लेकिन उसकी खुशी कितनी देर तक रहने वाली थी वो तो सिर्फ अक्षत ही जानता था। काशी के लिए अक्षत उसकी कुंडली का वो कालिया नाग था जिसको वो चाहे कितना भी डरा ले धमका के भगा ले वो अपने फन और भी फैला ही लेता था। अब तो काशी को उसके डसने से पहले किसी ही तरह अपनी कुंडली भी बदलनी थी। काशी और सिया हंसी खुशी अपने पुराने रूम में जाती है और एक दूसरे को हक करके सो जाती है। वहां अबीर बार बार डोर की ओर देख रहा था। शार सिया का इंतजार, लेकिन उसको कहाँ पता था कि सिया उसको लॉलीपॉप देके निकल ली। आज रात तो वो उसके हाथ आने वाली नहीं है। वो गुस्से से लाल जो रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपना फोन लेके उसमें बेवजह ही कुछ करने लगता है, लेकिन जनाब की सुई तो सिया पे हाई अटकी थी जो आराम से तबेला बेच के सोई हुई थी। अबीर जाके बेड पे लेट जाता है और मन ही मन, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या हो खुद को? मुझे अबीर राठौड़ को अंडरएस्टिमेट किया है ना तुमने। ऐसी सजा दूंगा ना कि तुम भी क्या रखोगी। अबीर अपनी आंखें बंद कर कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। इससे अच्छा अब तक सिया के पास जाके उसके चरण साफ करके अपनी नाक वाक रगड़ लेता तो अब तक नींद आ जाती जनाब को। रात को 1 बजे अक्षत की कार आके हवेली के अंदर रुकती है। अक्षत अपने डाकोरा के साथ अंदर आता है। उसे अंदर जाते ही राणा भी गार्ड्स के साथ एंट्री करता है जो अक्षत से कुछ दूर रह के उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था क्योंकि उसके दुश्मन तो भर भर के थे। अक्षत सीधा अपने रूम में जाता है और जैसे ही लाइट्स ऑन करता है खाली बेड को देख के उसकी नीली आंखें लाल हो जाती है और मुठियां बंद हो जाती है। हाथों की चेहरे की नसें साफ दिखाई देने लगती है। इस मनुष्य को इतना क्रोध आता कहाँ से है? कहीं टैंक तो नहीं फिट करवा रखा है इसने अंदर? अक्षत अपने रूम से निकल के सीधे काशी और सिया के पुराने रूम की ओर चला जाता है। लेकिन रास्ते में ही उसे अबीर दिख जाता है जो अपने रूम की तरह जा रहा था और उसके चेहरे से भी खुन्नस साफ दिख रही थी। वो अक्षत के कंधे पे हाथ रख के बोला कि फायदा नहीं है भाई, इनसे तो हम कल सुबह ही निपटेंगे। अक्षत को अबीर की बात समझ नहीं आती और वो आगे चला जाता है। अक्षत रूम का डोर ओपन करने लगता है लेकिन वो अंदर से बंद था। लेकिन वो तो द ग्रेट अक्षत राठौर था, ऐसे ही अगर चला जाता तो उसकी हाइट कम हो जाती। उसके पीछे खड़ा अबीर मुझ बनाते हुए बोला, मैंने बोला था ना भाई सा। कोट। अक्षत अपनी गर्दन टेढ़ी करके उस पे हाथ फेरता है और गुस्से से एक जोरदार लात डोर पे मारता है और इसके साथ ही काशी और सिया की चीख निकल जाती है और डोर बेचारा दर्द से चिखते हुए वही ढेर हो जाता है। दोनों बहनें एक दूसरे को कस के पकड़ लेती है क्योंकि डोर के बाहर दो दो राक्षस अपनी लाल आंखों से उन्हें घूर रहे थे। अगर आंखों से मारने जा कोई कम होता तो बिना वो दोनों ही होते। अक्षत लंबे कदमों से अंदर आता है और काशी को खींच के अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे रूम से ले जाते हुए अबीर को बोला, ले जाओ उसे। उद्धरण चिन्ह। सिया अबीर को देख के पीछे खिसकने लगती है क्योंकि उसे इस वक्त अबीर के दो दो सिंह दिखाई दे रहे थे, वो भी एकदम नुकीले और नाक की जगह भी एक गंदा सा सिंह दिखता है जिससे आज सिया का कत्लेआम होने वाला था। सिया को हवेली में आने के बाद अबीर के साथ की गति सारी कुश्ती याद आ जाती है, लेकिन अब सिवाय यानराज के उसको कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन यमराज भी तो उसके सामने ही खड़े थे। अबीर सिया के पास आके उसको उठाने लगता है कि सिया जोड़ी से बेड के दूसरी साइड जाके बोलती है, कोई जरूरत नहीं मुझे अपने ये हथौड़े जैसे हाथों से उठने की, मैं खुद चली जाऊंगी। आए बड़े क्यों? उद्धरण चिन्ह। सिया खुद ही अपने स्लीपर्स पहन के अबीर के रूम की ओर चली जाती है और अबीर आंखें उसकी हरकत देख के फिर से छोटी हो जाती है। वो कभी अपने हाथों को देखता है तो कभी सिया की तरफ और अपने दांत पिसते हुए उसके पीछे जाते हुए बोला, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या है खुद को? उद्धरण चिन्ह। ये अबीर कब से ये बात बोल रहा है, लेकिन जनाब को ये नहीं पता कि छोड़ने से पहले पकड़ना होता है और सिया का तो एक ही फेवरेट सॉन्ग है, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। उद्धरण चिन्ह। अबीर के आने से पहले ही सिया सर से पांव तक ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। अबीर उसको एक नजर देखता है और ब्लैंकेट लेने लगता है, लेकिन सिया ने भी फुल पैकिंग कर रखती थी अपनी, लेकिन अबीर की ताकत के सामने उसकी तैयारी की टाई फिस हो गई। अबीर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है और सिया को अपने ऊपर लेके उसकी कमर पे हाथ रख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिया बेचारी बस चीखने के कुछ नहीं कर पाती।
लेकिन उसको ज्यादा देर तक अपनी एनर्जी वेस्ट करना सही नहीं लगा, इसलिए चुपचाप सो गति कुछ टाइम के बाद ही अक्षत काशी को लेके अपने रूम में जाता है और उसे बेड पे गिरा के खुद उसके ऊपर आ जाता है। काशी की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है और आंखें बंद हो जाती है। अक्षत काशी के जबड़े को बिंचते हुए बोला, तुम्हें मैंने कुछ समझाया था ना, लेकिन लगता है कि तुम्हें कुछ समझ आया नहीं, या फिर मेरी बात ना सुनने की तुमने कसम खा रखी है। लेकिन अब जब गलती की है तो सजा भी मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत इतना बोल के काशी को उठा के अपने रूम की एक स्लाइड खिसका के दूसरे पोर्शन में ले जाता है और उसे सामने ही बड़े से स्विमिंग पूल में फेंक देता है और खुद भी अपने पाप धोने की पता नहीं पाप करने स्विमिंग पूल में उतर जाता है। काशी बेचारी खुद को बाहर निकल के सांसें लेने लगती है, क्योंकि सामने खड़े इंसान का कोई भरोसा नहीं कब उसकी सांसें बंद कर दे। उससे पहले अपनी चंद सांसें तो ले ले। काशी ने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था जो भीगने की वजह से बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुका था। लेकिन रात के अंधेरे में अक्षत की उल्लू की आंख तो थी नहीं, इसलिए बेचारी बच गई। अक्षत काशी का हाथ पकड़ के कमर से लगा देता है और उसे अपने बिल्कुल पास खींच लेता है। काशी का एक हाथ उसके कंधे पे आ जाता है और पैर थोड़े ऊंचे उठ जाता है। अक्षत एक एक वर्ड को पिसते हुए बोला, मैंने बोला था ना कि मैं जब रूम में आऊं तब मुझे तुम यही मिलनी चाहिए। फिर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? तुम जानती भी हो मुझे हल्के में लेने ही सजा क्या हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत ने काशी का हाथ बहुत ही कस के पकड़ था और काशी को दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो खुद के दर्द को छुपाते हुए बोलती है, मिस्टर राठौड़, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए हैं। मैं आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसकी आपने रजिस्ट्री करवा रखी हो। आपका जब दिल चाहे आप मुझे पलकों पे बैठा के और हैप दिल चाह मुझे पैरों से रौंद दे। उद्धरण चिन्ह। काशी की बातें सुन के फिर से अक्षत का पारा हाई होने लगता है। वो उसके बालों को अपने हाथ में भर के उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर करके बोला, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें नहीं अपना बना के रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती। तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी को पलट देता है और उसके बाल एक तरफ कर देता है। काशी अक्षत की छुअन से ही सिहर रही थी। उसकी आंखें बंद हो जाती है और होठ कांपने लगते हैं। अक्षत धीरे धीरे उसके कंधे पे झुकने लगता है। काशी को अक्षत की गर्म साई अपनी गर्दन पे फील हो रही थी, लेकिन अक्षत काशी को छू पाता उससे पहले ही काशी उससे दूर हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, ये लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करना राजस्थान के हुकुमसा को शोभा नहीं देता। उसकी बातें सुन के अक्षत का दिमाग खराब हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें तभी हाथ लगाऊंगा जब हमारा कोई रिश्ता होगा, जब तुम मेरी धर्मपत्नी बनोगी और राजस्थान की हुक्मरानी सा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत वहां से चला जाता है और काशी जोर जोर से रोने लगती है अपनी हालत पे, लेकिन आंसू भी पानी में कहीं गुम हो जाते हैं। वो पूल के बाहर आके वही बैठे बैठे रोने लगती है और ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है। CH22 काशी केयर फॉर अक्षत। अक्षत काशी को गुस्से में वही स्विमिंग पूल में ही छोड़ के कमरे से बाहर चला जाता है। काशी काफी देर तक ऐसे ही रहती है, फिर स्विमिंग पूल से बाहर आके वही बैठ जाती गई और बैठे बैठे ही सो जाती है। काशी की आंख लगी ही थी कि एक काली परछाई उस कमरे में अंदर आती है। को धीरे धीरे काशी के पास आती है और सोई हुई काशी के चेहरे को एक तक देखने लगती है। उस इंसान के चेहरे पे काशी को देख के अलग ही चमक थी। वो इंसान होले से काशी के कंधे पे हाथ रख के उसे जगाने लगता है। काशी लासाएं आंखों से उस इंसान को देखती है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, इसलिए किसी अनजान को देख के वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके खड़े होके बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ तुम जो कोई भी, वरना मैं चिल्ला दूंगी और वही जिराफ राठौर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के उस इंसान के चेहरे पे एक कातिल स्माइल आ जाती है। वो बोला, तुम्हारा जिराफ रथित जब मुझ तक पहुंच पाएगा तभी तो मेरा कुछ बिगड़ पाएगा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए हूँ। लेकिन लगता है तुम्हें अब ये कैद पसंद आ गई है, को तुम जाना नहीं चाहती। चलो कोई नहीं, जब तुम्हें यही मरना है अपनी बहन के साथ तो यही सही। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल के वो इंसान जाने लगता है कि काशी हिम्मत करके बोली, लेकिन तुम हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो और क्यों? बिना मतलब के आजकल इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं करता है, फिर तुम क्यों करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के वो इंसान एक डेविल स्माइल करता है, लेकिन वो उसे नाक के नीचे ही छुप जाती है और पलट के बोला, मेरा फायदा है और बस मेरा ही फायदा है। लेकिन वो क्या है ये तुम्हें सही वक्त आने पे ही पता चलेगा।
भी तुम अपने फायदे से की सोचो, नहीं तुम्हें यह से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ। काशी कुछ देर चुप रहती है और फिर पूछती है कैसे। वो इंसान एक टेढ़ी स्माइल करता है और काशी को कुछ बताने लगता है। कुछ देर के बाद उनकी बात पूरी होने पे काशी बोली, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर अंश भनक भी कैग गई तो वो मुझे और मेरी बहन को जिंदा गाड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। वो कुछ नहीं कर पाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, रूम बस अपना काम अच्छे से करना। वो आदमी बोलता है। काशी हाँ में जवाब दे देती है। वो इंसान वहां से चला जाता है। काशी खुद को नॉर्मल करने लगती है। काशी रूम में आती है और अपने कपड़े चेंज करके सो जाती है। वही अक्षत रूम से निकल के सीधा अपने फार्म हाउस चला जाता है। वो इतने गुस्से में था कि आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में ही तय कर लेता है। वो सीधा कार को पार्किंग में लगा के खुद गुस्से से एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। वो गुस्से से अपनी शर्ट निकाल के फेंक देता है और अपने बालों को नोचने लगता है। उसके दिमाग में काशी की कही हुई सारी बातें चल रही थी। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो गुस्से से जाके दीवार पे टंगी हुई एक चाबुक उठा लेता है और खुद पे बरसाने लगता है। अक्षत खुद पे कोड़े बरसा रहा था। खुद को उसने कुछ ही देर में बुरी तरह से जख्मी कर लिया था। वो बहुत देर तक खुद को ऐसे ही मारता रहता है। थोड़ी देर में थक के वो वही बैठ जाता है और जोर से काशी का नाम चीखता है। उसकी पूरी पीठ से खून निकल रहा था। वो गर्दन पे दोनों हाथ रख के जोर जोर से चीखता है आया। वो खुद से बातें करते हुए बोला, मैंने तुम्हें भी को दिया। अब इतने वक्त के बाद उस दिल को किसी ने सुकून दिया है, और आज वो भी मुझे गलत समझ रही है। क्यों हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जिससे भी नहीं प्यार करता हो उसे मुझसे आप छीन क्यों लेते हो? लेकिन इस बार नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे इस दुनिया को ही आग क्यों न लगानी पड़े, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जिस तरह तुम मुझे छोड़ के चली गई उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं। वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। आरव पूरी रात खुद को ऐसे ही दर्द देता रहता है। वही काशी को भी पूरी रात चैन नहीं था। वो ऐसे ही करवट बदलती रहती है। उसने उस इंसान को हाँ तो बोल दी थी, लेकिन अब उसको ये सब करना गलत लग रहा था। ऐसी ही सोचते सोचते वो पूरी रात गुजर देती है, क्योंकि आरव का दिया हुआ दर्द उसके दिल के सुकून पे हावी हो रहा था। सुबह जोड़ी ही काशी उठ जाती है और जल्दी से उठ के रेडी होके हवेली में बने मंदिर में चली जाती है। वो काफी देर तक वही बैठी रहती है, लेकिन उसके दिल को सुकून तब भी नहीं मिलता। उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो वही बेटी ही थी कि उसकी नजर अंदर आते अक्षत पे पड़ती है। काशी को अक्षत की हरकत कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन वो अक्षत के किए बर्ताव को भी भूल नहीं पा रही थी, इसलिए उसकी फिक्र अपने दिल से निकाल के अपने दिमाग में गुस्से को जगह दे देती है और फिर से मुंह फेर के बैठ जाती है। अक्षत काशी के सारे हाव भाव देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। काशी जो तब उसको इग्नोर कर रही थी, उषा ऐसे बिना कुछ कहे जाना उसको खटक रही थी। उसको बुरा भी लग रहा था। वही अक्षत अपने रूम में जाके अपने कोट को निकाल देता है। वो जैसे ही खुद को एक नजर आईने में देखता है तो उसकी व्हाइट शर्ट पूरी रेड हो चुकी थी बैक से। वो बड़ी मुश्किल से खुद की शर्ट के बटन खोलने लगता है कि उसके हाथ किसी के नर्म हाथों को छू जाते हैं। अक्षत आंखें खोल के देखता है तो पीछे काशी अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। वो अक्षत का हाथ पकड़ के उसे पलट देता है और खुद उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, क्यों देते हो खुद को इतना दर्द? किस बात की सजा दे रहे हो खुद को? उद्धरण चिन्ह। ये सब बोलते बोलते काशी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। काशी की आंखों से बहते आंसुओं को अक्षत अपने हथेली पे लेके अपनी मुट्ठी भींच लेता है। काशी के आंसू देख के अक्षत का पारा हाई होने लगता है। वो काशी की बाजू पकड़ के उसे ड्रेसिंग टेबल से लगा देता है और दांत पिसते हुए बोला, कितनी बार तुमसे बोला है मैंने कि अपने ये आंसू मत निकाला करो। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो क्यों करते हो ये सब? काशी बोलती है। अक्षत के पास काशी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो काशी से मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है। काशी भी उसे और कुछ नहीं कहती। काशी अक्षत के पास जाती है और उसकी शर्ट के बटन खोल के उसकी शर्ट रिमूव करती है। अक्षत की शर्ट रिमूव करते ही काशी की आंखें खुद ही बहने लगती है। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और खुद को रोने से रोकने लगती है, लेकिन उससे नहीं होता। लेकिन कुछ देर में वो खुद को कंट्रोल करके फर्स्ट बॉक्स निकलती है और अक्षत के घावों पे दवा लगन लगती है। लेकिन अक्षत उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोला, मैं खुद कर लूंगा। काशी थोड़ा गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ के बोली, मिस्टर सरियल जिराफ राठौर, चुपचाप इज्जत से यहाँ बैठ जाओ वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है।
चुपचाप से मुझे दवा लगन दो वरना कान के नीचे लगाऊंगी एक खींच के। उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के अक्षत की आंखें लगभग बाहर आने को हो जाती है। वो कुछ कहने को होती है लेकिन काशी उसके होठ पकड़ के भींच देती है और उसे बैठने का इशारा करती है। अक्षत खुन्नस में उसे गुरते हुए अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाता है और काशी उसे दवा लगाने लगती है। कुछ देर में उसकी मरहम पट्टी पूरी करके काशी उसे शर्ट पहना देती है और खुद बाहर चली जाती है और कुछ देर में उसके किए हल्दी वाला दूध लेके हाजिर हो जाती है। अक्षत उसको कुछ कहने को होता है लेकिन काशी उसे नजरों से ही चुप रहने को बोल देती है और बेचारा अक्षत भी चुपचाप दूध पी लेता है, क्योंकि काशी को समझना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। CH23 काशी अक्षत फाइट। काशी अक्षत की मरहम पट्टी कर देती है और उसे हल्दी वाला दूध देती है पीने को, ताकि उसके घाव जल्दी भर जाए। अक्षत काशी की धमकी के साथ चुपचाप दूध पी लेता है, वरना लेडी डॉन उसको उल्टा टांग देती है। देखा काशी का खौफ। काशी अक्षत के दूध पीने पे जाने लगती है कि अक्षत अपनी जगह से उठता है और शॉवर लेने जाने लगता है। काशी उसको अपनी आंखें छोटी करके देखती है। अक्षत जो ओके ही बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठा था वो उसी घूरने से और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो सड़ी हुई शकल बना के बोला, अब क्या मैं शॉवर भी नहीं ले सकता? खुद को महीने में एक बार नहाती हो और अब मुझे भी जुड़ के जैसा बनाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपनी नाक पकड़ के जाने लगता है कि काशी अपने दोनों हाथ कमर पे रख के अपनी आंखों छोटी करके उसको घूरते हुए खड़ी हो जाती है। काशी को इरिटेट होता देख अक्षत को बड़ा मजा आ रहा था। वो अपने मन में बोला, बहुत चला रही थी ना अभी अपनी। अब नहीं बताता हूँ कि अक्षत राठौड़ क्या चीज है। रूम तो नानी, मम्मी, चाची, दादी सब याद दिला दूंगा। कोट। यही तो गौरी करते हैं ये लड़के हम लड़कियों को अंडरएस्टिमेट करके। ये नहीं सोचते को दादी, नानी, मम्मी, चाची सब भी तो कभी लड़की ही थी। और ये अक्षत महाराज तो अपने भाई जा भी एग्जाम्पल ले सकते थी लेकिन अब जनाब को समझाए कौन कि ना उसके भाई को चली और ना ही उसकी चलेगी। पति चाहे कितना ही बड़ा तोप क्यों ना हो लेकिन बीवी की एक फूंक ही काफी जीती है आग लगने को। काशी अक्षत के पास जाती है और उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ के बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदा बोलने की? कभी खुद को देखा है तुमने आईने में? आदिमानव के परदादा लगते हो। ये आंखें ऐसा लगता है जहरीली नागिन। तुम जब पैदा हुए थे तब तुम्हें डस की गति थी अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए। और ये गल तो ऐसे है जैसे किसी लड़की की सासू माँ ने उसको बहुत ही टॉर्चर किया हो और अब बहू की बारी आई हो बुला लेने की और उसने उस बुढ़िया के बुढ़ापे में दांत टूटने पे बाजरे की रोटी बना दी। और ये नाक, इसका तो नाम ही मत लो। हमेशा कुतुब मीनार की तरह है एकदम स्ट्रेट, जैसे थोड़ी भी अगर ये हिली तो टूट के गिर जाएगी। और उसे साथ ही अक्षत राठित का सुकौल चूसा हुआ घमंड भी। और ये होठ मास्यालाह, इनके तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अरे इनके साइज के बच्चे हमारी मुंबई में वड़ा पाव का पूरा ठेला दबा जाते हैं और मजाल है जो 1 ग्राम भी उनका वेट बढ़ जाए। उद्धरण चिन्ह। काशी अपनी ही धुन में बोल जा रही थी और अक्षत का दिमाग खराब हो रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा था। वो काशी से नजरें बचा के खुद को देखने लगता है कहीं काशी की बातों में सच्चाई तो नहीं। अचानक उसके उल्टे दिमाग में एक खुराफात आइडिया आता है और वो चेहरे वो एक कातिलाना टेढ़ी स्माइल काके बोला, तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में। इतने अच्छे से ऑब्जर्व करती हो मुझे। पता नहीं था मुझे। वैसे और क्या क्या नहीं पसंद नहीं है तुम्हें मुझ में? मैं कोशिश करूंगा खुद को चेंज करने की। काशी अक्षत की बात सुन के झेप जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और कान भी गर्म हो जाते हैं। वो अक्षत से नजरें चुराने लगती है और उससे 2 कदम दूर हो जाती है। अक्षत उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया। अक्षत काशी के पास आने लगता है और काशी पीछे जाते जाते ड्रेसिंग टेबल से टकरा जाती है। काशी के पास अक्षत की बातों का कोई जवाब नहीं होता। अक्षत काशी की कमर पकड़ के उसे टेबल पे ही बैठा देता है और उसके दोनों पैर अपनी कमर पे लपेट के अपनी वेटन को उसके चेहरे पे चलते हुए बोला, क्या हुआ जवाब दो। अभी तो ऐसे खिटा पीटा कर रही थी, अब क्या जंग लग गया तुम्हें? अक्षत की हरकत से काशी की पकड़ उसकी शू पे कस जाती है और आंखें बंद। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। अक्षत काशी के चेहरे से लेके गर्दन तक अपनी वेट टंग से लिक करने लगता है। काशी को अजीब ही गुदगुदी हो रही थी। अक्षत भी काशी की फ्रेग्रेंस में पिघलने लगा था। वो कल रात की ही अपनी बात भूल चुका था। दोनों ही एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रहे थे। सब भूल के अपनी ही दुनिया में गुम हो रहे थे। अचानक अक्षत का फोन रिंग करता है और काशी से दूर होता है।
काशी भी अक्षत के फोन की वजह से होश में आती है और अक्षत को अपने इतने पास देख के थोड़ा डर जाती है और उसे एकदम से धक्का देके वहां से भाग जाती है। अक्षत काशी को सिर्फ जाते हुए देखता रह जाता है। आज तो पक्का वो उस फोन वाले इंसान का खून ही करने वाला है। लेकिन अफसोस उसकी तितली तो अब बच चुकी थी। अक्षत कॉल अटेंड करता है और दांत पिसते हुए राणा को होता है, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो खुद को शूट कर लेना, वरना मैं मारने पे आया तो तुम जानते हो मैं क्या हाल करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राणा फोन को कान से दूर करके ऊपर देख के एक ही सवाल करता है, इतने भी कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो आप मेरे साथ इतना बुरा करते हो। राणा हिम्मत करके बोलना शुरू करता है और जैसे जैसे अक्षत उसकी बात सुनता है उसका इमोशनलेस चेहरा बल्कि बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है। राणा की बात खत्म होने पे अक्षत उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देके कॉल कट कर देता है और राणा भी ओके बॉस बोल के काम में लग जाता है। काशी जब हॉल में जाती है तो वहां सब लोग दादाजी और दादी जी की वेडिंग एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे थे। सब लोग उन्हें सरप्राइज पार्टी देने की सोचते हैं क्योंकि उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई जानी थी इस बार। दादाजी और दादी अभी घर नहीं थे इसलिए सब उसकी ही प्लानिंग करने लगते हैं। काशी भी उनको ज्वाइन करती है और सिया तो पहले ही डेरा जमा के बैठी थी। आज सुबह के नाश्ते में सब लोग पार्टी की डिशेस की लिस्ट बना के ही पेट भर रहे थे। सबको जैसे आज भूख ही नहीं लगी थी। सब उनके लिए ड्रेस से लेके खाने के मेनू तक डिसाइड करने लगते हैं। सब अपनी अपनी राय दे ही रहे थे कि कुछ देर में ही अक्षत अपने पुराने डाक और में ऑफिस के लिए रेडी होके आता है। वो एक नजर काशी को देखता है और बिना कुछ बोले ही घर से निकल जाता है। CH24 अबीर की बीमारी। अक्षत ऑफिस के लिए रेडी होके निकल जाता है और काशी बस उसे घूरते ही रह जाती है क्योंकि उसे शायद बुरा लग रहा था कि उसके मना करने के बाद भी आरव ऑफिस चला गया था। आरव के लिए उसी दिल में जगह बनने लगी थी लेकिन वो अभी इस बात को मानना नहीं चाहती थी। शायद प्यार अभी इतना नहीं था कि अक्षत के गुस्से को खत्म कर सके। काशी भी फिर अपने दिमाग से सारी बातें निकाल के पार्टी के लिए अपनी राय देने लगती है। पार्टी कल ही होने वाली थी और उसने सबसे बड़ा टास्क दादा दादी को हवेली से दूर रखना था वरना उनको सब कुछ पता चल जाता। सब अपनी बातों में बिजी थे कि दादा दादी अपने मॉर्निंग वॉक से वापस आ जाते हैं और उनके आते ही सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं। दादाजी सबको एकदम से चुप होते देख पूछते हैं, अरे क्या हुआ बच्चों, आप क्या बात कर रहे थे, हमें भी तो बताइए। दादाजी की बात पे सब बातें सी दिखा देते, आखिर बेचारे क्या ही बोलते। अगर कुछ बेटी तो उनका पूरा प्लान ही चौपट हो जाता। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी को भी कुछ न बोलते देख दादाजी को शक होने लगता है और वो आगे बोले, ठीक है अगर आप सब नहीं बता रहे हैं तो हम अबीर से पूछ लेते हैं। हमारा पोता कभी झूठ नहीं बोलता। उद्धरण चिन्ह। अबीर का नाम सुन के सबका मुंह कड़वा हो जाता है क्योंकि वो और अक्षत दोनों एक जैसे थे, जो बोलना था मुंह पे बोल देते थे। उनकी लाइफ में सरप्राइज वर्ड ही नहीं था। अगर दादाजी ने अबीर से पूछा तो वो डायरेक्ट उन्हें बता देगा। दादाजी अबीर को तरफ रुख करते हैं जो वही डाइनिंग हॉल में बैठा नाश्ता कर रहा था। अबीर सबको एक नजर देखता है क्योंकि सबके चेहरे पे 12 बज चुके थे अगर उसने कुछ बोल दिया तो। लेकिन सिया तो उसे गुस्से से ऐसे घूर रही थी मानो बोल रही हो, सुनो बे कानखजूरे, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें तो मैं तेल में फ्राई करके गरम मसाला मिर्च नमक के साथ चाट मसाले में डूबो के हाथी के पैरों तले खुचलवा दूंगी। अबीर को बड़ा मजा आ रहा था उनकी शकल देख के। दादाजी अबीर से पूछते हैं। अबीर सबको एक नजर देखता है। उसका लुक देख के सबके दिल धक से रह गए। सब बस ऊपर वाले को ही रिश्वत ही सकते थे, लेकिन उन्होंने भी उन दोनों भाइयों के सामने हाथ जोड़ लिए थे। अबीर कुछ बोलने को मुंह खोलता है कि उससे पहले ही सिया बीच में टपक पड़ती है और भोली शकल बना के बोली, दादाजी अब ये तो क्या ही बोलेंगे। बात तो इनकी ही हो रही थी और बात कुछ ऐसी है कि ये अपने मुंह से बता भी नहीं सकते। मुझे तो सोच सोच के भी शर्मा रही है। कैसे बताऊं दादाजी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। सिया अपना दुपट्टा मुंह पी रहा के थोड़ा रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। उसकी एक्टिंग इतनी रियल थी कि दादाजी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। दादाजी परेशानी वाली शकल बना के बोले, सिया बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई, आप हमें तो बता ही सकते हो, हम दादा है इसके। उद्धरण चिन्ह। अबीर भी अब इंटरेस्ट लेके सिया की बातें सुनने लगता है। आखिर अब ये लड़की कौन सी तोप चलन वाली है। वैसे भी सिया मैडम का कोई भरोसा नहीं था, वो कब कौन सी मिसाइल लॉन्च कर दे। बाकी सब भी रियल बात को भूल के सिया में ही गुम हो जाते हैं। सारे इंटरेस्ट लेके उसकी बात सुनने लगते हैं। सिया अपनी एक्टिंग जाती रखते हुए बोली, दादाजी हमें लगता है हमें छोटे मालिक को डॉक्टर साहब को दिखा देना चाहिए।
लेकिन बेटा हुआ क्या है? दादी पूछती है। सिया थोड़ा रोने की एक्टिंग करते बोली, दादाजी आज सुबह चाची जी ने हमें अबीर जी को चाय देने के लिए भेजा था। हम जब वहां गए तो देखा कि अबीर जी का बिस्तर पूरा भीगा हुआ था। पहले तो हमें लगा कि शायद गलती से पानी गिर गया होगा, लेकिन दादाजी हकीकत तो कुछ और ही थी। सिया इतना बोल के चुप हो जाती है, फिर एक गहरी सांस लेके बोली, लेकिन दादाजी वो लीकेज तो कहीं और से ही हुई थी। सिया की बात जिसको समझ आई उसकी आंखें फैल जाती है और जिसको समझ नहीं आई वो सिर खुजान लगता है। और उनमें एक अबीर भी था। दादाजी थोड़ा परेशान होते हुए बोले, बेटा अबीर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने बताया होता तो हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देते। पर वही बात नहीं, हम हमारे फैमिली डॉक्टर से बात करते हैं। उनके पास इस बात का कोई तो सॉल्यूशन तो होगा ही। लेकिन जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक अपना डायपर पहना कीजिए। डायपर वर्ड सुन के सबको सिया की बात समझ आती है और सब मुंह दबा के हंसने लगते हैं, लेकिन टेढ़ी नजरों से अबीर को भी देखते हैं जिसकी पकड़ से बेचारा फोक मुड़ चुका था। अबीर का गुस्सा सातवें आसमान पे था। वो सिया का खून आज एक बार नहीं 7 बार करने वाला था। अबीर गुस्से से सिया के पास आता है और उसे कुछ कहने को होता है, लेकिन उससे पहले ही सिया अपना खरफती दिमाग चला के बोली, अबीर जी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब हो जाता है कभी कभी, लेकिन डॉक्टर उनके हैं माँ, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। दादा और दादी भी अबीर को संतावना देते हुए होते हैं, जा बेटे आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, नहीं आज ही शर्मा जी को घर बुला के उनसे बात करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादा दादी इतना बोल के शॉवर लेने अपने रूम में चले जाते हैं और अबीर सिया को जिंदा गाड़ने को तैयार था। वो जैसे ही सिया की ओर बढ़ता है तब तकती सिया कटी पतंग की तरह उड़ जाती है। अबीर उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसका फोन बज जाता है और वो कॉल अटेंड करते हुए घर के बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि सिया ने शेर के मुंह से उसका निवाला छीन लिया था और अब वो भूखा शेर क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अबीर कुछ ही देर में अक्षत के सामने खड़ा था। अक्षत उसे ऑर्डर देते हुए बोला, अबीर, कल हवेली में दादाजी और दादी जी के लिए पार्टी होने वाली है और हमें पूरा यज्ञ है कि हमारे दुश्मन जरूर कुछ न कुछ करने वाले हैं। इसलिए हम आपको ये काम सौंप रहे हैं कि सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। किसी पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे। जितने गार्ड्स चाहिए आप बुला सकते हैं, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। उद्धरण चिन्ह। अबीर हाँ में सिर हिला के बोला, आप फिक्र न करे भाई साहब, मैं अपनी जान से पहले बाकी सबका ध्यान रखूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा। अक्षत सिर्फ हाँ में दिल हिला देता है और अबीर वहां से चला जाता है। बाकी सब भी फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को दादी और दादाजी किसी काम से हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाते हैं, वो अगले दिन शाम को ही आने वाले थे। उनकी इस बात पे सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको वक्त मिल जाएगा पार्टी की तैयारियों के लिए। शाम तक दादा दादी वहां पहुंच चुके थे। गार्ड्स उनके लिए पहले ही कार लेके खड़े थे, लेकिन सिर्फ वो ही गार्ड्स को दादाजी के वफादार थे। दादाजी ने सिर्फ उनको ही आने की परमिशन दी थी। दादाजी और दादी जी उनके साथ कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो लोग एक बड़े से घर के बाहर होते हैं। उनकी कार देख के गार्ड्स डोर ओपन करते हैं और तुरंत ही बंद भी कर देते हैं। दादा दादी अंदर चले जाते हैं और उनके जाते ही घर के डोर भी बंद हो जाते हैं। पूरे घर में सिर्फ कुछ कैंडल्स की ही रोशनी आ रही थी। दादा दादी अंदर जाते हैं तो सामने ही उन्हें दो लोग सोफे पे बैठे दिखती है। उनको देखते ही वो लोग दादा दादी को ग्रीट करते हैं और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। दादी की आंखों में तो आंसू ही आ चुके थे। दादी उनमें से एक इंसान के साथ अंदर चली जाती है और दादाजी दूसरे इंसान के साथ स्टडी रूम में चले जाते हैं। दादाजी उस इंसान से बोले, हम जानते हैं आपने हमें आने के लिए मना किया था, लेकिन बात इस बार जरूरी थी। अक्षत शादी करने वाले हैं काशी से। आप तो जानते हैं ना वो ये नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनसे हुकुमसा की गद्दी छीन की जाएगी। अगर किसी को भी उस बात को भनक भी लग गई तो अक्षत से गद्दी हमारे दुश्मनों के पास चली जाएगी। आप कुछ कीजिए, हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अभी तक हम उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। दादी जी अपनी बात खत्म करके चुप हो जाते हैं। वो इंसान दादाजी के कंधे पे हाथ रख के बोला, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा, महादेव सब ठीक कर देंगे। अक्षत महादेव का ही वरदान है और वो कुछ गाज नहीं करेंगे।
आप जानते हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर बाहर दादी और इस दूसरे इंसान के पास आ जाते हैं। CH25 अबीर इज प्रेग्नेंट। दादा दादी किसी जरूरी काम से हिमाचल प्रदेश गए थे और हवेली में उनकी शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी चल रही थी। हो भी क्यों ना, उनकी शादी को पूरे 50 साल को होने वाले थे। पूरी राठौड़ हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जैसे सच में ही किसी की शादी होने वाली हो। उस दिन अक्षत घर नहीं आता है, वो अपने विला चला गया था और इसी वजह से काशी और सिया को पूरी छूट मिल चुकी थी, क्योंकि अबीर भी सिक्योरिटी के काम में बिजी था। उसके पास सिर्फ रात ही बची थी सब रेडी करने के लिए। वो अपने भाई जा भरोसा किसी भी कीमत पे नहीं टूटने दे सकता था, इसलिए पूरी ईमानदारी से वो काम कर रहा था। वही उस मास्क मैन के वीराने में वो इंसान अजय का ही रह रहा था। विश का तो उसने सारा विश ही निचोड़ दिया था। वो पूरा दिन पागलों की तरह एक ही जगह बैठे बैठे काशी को तस्वीर को देखता रहता है और जब गुस्सा आता है तब अपने लोगों पे गुस्सा निकालने लगता है। अभी तक उस वीराने में काम करने वाले आधे से ज्यादा लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था और आज भी उसका बीपी हाई हो रहा था, इसलिए वो रात के 1 बजे उठ के विश को टॉर्चर कर रहा था। पूरे हवेली में विश की चीखें गूंज रही थी। ऊपर से उस हवेली का ब्लैक लुक किसी को भी खड़े खड़े यमराज के पास पार्सल कर दे। वो मास्क मैन राजा की तरह अपने किंग साइज सोफे पे बैठा हुआ था और सनकियों की तरह अपनी गार्डन घुमा रहा था। कभी जोर जोर से शैतान की तरह हंसने लगता तो कभी जोर जोर से लड़कियों की तरह रोने लगता है। सामने पड़े विश को उसे देख के अपनी मौत याद आ रही थी। वो तो बस ब्रह्मा जी से इतना ही बोल पा रहा था कि अगले जन्म उसको यहाँ ना भेजे, और भेजे तो उस आदमी से कभी ना मिलवाए। वो आदमी सनकी की तरह अपने मुंह में नाइफ को घुमा रहा था। उसकी हरकतें देख के विश की पेंट गीली हो चुकी थी, क्योंकि अगला नंबर उसका ही था। वो इंसान अपनी जगह ही उठता है और काशी की तस्वीर के पास जाके बोलता है, आपको पता है हम आपको कितना मिस कर रहे हैं और आप हमें ऐसे तड़पा रही है। आपको नहीं लगता कि आप जाए इंसान से उलझ रही है? आज जानती है ना हम आपसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी आप ऐसे कर रही है। आपको हमेशा मेरे पास ही रहना है, समझाया था ना मैंने, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आती मेरे पास तब तक आपके सो कॉल्ड नकली चाचा जी आपकी जहाज मुझे एंटरटेन करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल के वो इंसान विश के पास जाने लगता है। उसकी लाल आंखें और भी गहरी लाल हो चुकी थी। वो छोटे बच्चे की तरह अपने घुटने पे विश की तरफ जाने लगता है और विश डर से पीछे होने लगता है, लेकिन बेचारा हिल भी नहीं पाता क्योंकि उसको कुत्ते के पट्टे से को बांधा गया था। विश डर से कांप रहा था। मास्क मैन विश के पास आता है और उसके चेहरे पे नाइफ को घुमाने लगता है। विश दर्द से और डर से बिलख रहा था, लेकिन उसकी हालत देख के उसे मास्क मैन को बड़ा मजा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पे नाइफ घुमा रहा था। उसका जब मन करता तब उसको विश के चेहरे पे चला देता, फिर उसके चेहरे से नीचे आते हुए गार्डन पे चलाने लगता है। विश की गर्दन पे भी उसने जगह जगह कट लगा दिए थे कि विश मरे भी ना और जिंदा रहने पे भी पछताए। उसकी गर्दन के बाद वो उसके हाथों पे आ जाता है और फिर उसके हाथ ही टेबल पे रख के गाजर की तरह काटने लगता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं काटता ताकि विश मरे नहीं। उसे हाथ के बाद उसकी उंगलियों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। उसको ये सब करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। विश तो अब तक बेहोश हो चुका था और इतने दिन का टॉर्चर सहते सहते चिल्ला चिल्ला के उसका विकल कोट फट चुका था और अब तक उसके गले से आवाज आना भी बंद हो चुकी थी। वो आदमी विश को बहस देख बच्चों की तरह रोने लगता है, मानो उसका कोई फेवरेट खिलौना टूट गया हो। वो जैदी से रोते रोते किचन में जाता है और मिर्ची उठा के आता है और खुशी खुशी होली के रंग की तरह उसे विश के घावों पे लगते हुए बोलता है, अरे उठो ना बैड अंकल, अभी तो मैंने शुरू किया है और आपने इतनी जल्दी हार मान ली। ये गलत बात है, चुपचाप से होश में आइए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना बोल के वो इंसान गुस्से से वो सारी मिर्ची विश पे डालने हा, लेकिन विश तो बेहोश था, फिर भी उसकी आंखों से दर्द से आंसू निकल रहे थे। वो इंसान अपने हाथों में भरी मिर्ची को मसलते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से वो आज मेरे पास नहीं है। मेरी जान तुम्हारी वजह से मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम्हारी जान तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, तभी तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। इतना बोल के वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल अटेंड करता है। सामने से उस वफादार आदमी बोलता है, बॉस राठौर हवेली में किसी जश्न की तैयारी हो रही है, यही सही मौका है वहां जाने का। वो मास्क मैन जवाब देता है, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने, तैयारी करो उनकी खुशियों को मातम में बदलने की।
वो आदमी अपना फोन उठा के फेंक देता है और जोर जोर से गाते हुए लैला मैं लैला, ऐसी ही लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, डांस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, राठौड़ हवेली। सुबह ही सारी तैयारी शुरू जो चुकी थी क्योंकि सब बच्चों ने मिलके दादा दादी की फिर से शादी करवाने जा प्लान बना लिया था। सिर्फ बच्चे अक्षत और अबीर बच्चों की कैटेगरी में नहीं है, वो दोनों तो शैतान लोग के शैतान है। हवेली की डेकोरेशन का जिम्मा हमारी सिया मैडम ने उठाया था, तभी तो कल से अब तक उसकी डेकोरेशन ही पूरी नहीं हुई थी। एक ही जगह पे 4-4 बार डेकोरेशन करवा रही थी। बेचारे सर्वेंट भी भरी आंखों से उससे उनपे रहम करने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन सिया को तो सिर्फ आमिर खान की ही गुजारिश पसंद थी, इसलिए वो कोई ध्यान नहीं देती। सिया हॉल में बैठी मैं दूर पे डेकोरेशन करवा रही थी, कभी उसको लेफ्ट करती तो कभी राइट। बेचारे दोनों सर्वेंट भी उसकी डेकोरेशन में ऐसे उलझे थे कि गार्डन में खिले हुए चमेली के फूल लग रहे थे। और अब फिर से बेचारों ने डेकोरेशन की और सिया को उसका एंके पसंद नहीं आता, इसलिए एक सर्वेंट को दूसरे की गोद में चढ़ा दिया। अब नीचे वाला बेचारा फूला हुआ गोलगप्पा और ऊपर वाला सूखी हुई मूली, लेकिन सिर्फ दिखने में। बेचारे मोटे की तो हालत खराब हो चुकी थी उसको उठाते हुए, इसलिए अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों भर भरा के सामने से आ रहे अबीर पे गिर जाते हैं। अबीर अपनी लाल आंखों से दोनों को घूरने लगता है। वही सिया बेचारे अबीर के ऊपर हाथी को देख के जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगती है। अबीर बड़ी मुश्किल से बुलडोजर को अपने ऊपर से उठता है और अपनी कमर पकड़ के खड़ा हो जाता है। उसकी कमर बुरी तरह टूट चुकी थी। वो कमर पे हाथ रख के अंदर जाने लगता है सिया को पूरी तरह इग्नोर करके। लेकिन हमारी सिया मैडम को अबीर को छेड़े बिना खाना कहाँ हजम होता है, इसलिए जकड़ी से उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे अरे रुकिए, ये तो बताते जाए लड़का होने वाला है या लड़की। अबीर उसको पागल की तरह देखने लगता है। बाकी सब भी जो इतने शोर को डन के वहां आ चुके थे उसको कंफ्यूजन से देखने लगते हैं। अबीर को कुछ ना बोलता देख सिया उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख के होले से उसके कान में बोलती है, अब बता भी दीजिए। अच्छा, कहीं आपको शर्म तो नहीं आ रही ये बताने में कि आप पेट से है। उसकी ये बात सुन के अबीर को एक झटका और लगता है। जब से ये लड़की उसकी जीदागी में आई है उसको झटके पे झटके मिल रहे हैं। लेकिन इस बार अबीर के भी सब्र का बांध टूट चुका था। वो सिया को अपनी लाल आंखों से देखता है। आज तो शायद उसकी खैर नहीं। अबीर के इंटेंशन समझ के सिया पहले ही उसी दूर होके भागने लगती है और अबीर तो अपनी गन निकाल के उसके पीछे भागता है कि आज तो उसको ऊपर पहुंचा के ही रहेगा। सिया आगे और अबीर पीछे। सिया अबीर की पूरी हवेली में दौड़ लगने लगती है। घर के बाकी मेंबर्स उनकी लड़ाई को एंजॉय करने लगते हैं। सिया को जाते देख काशी डिसरेशन में लग जाती है क्योंकि अब तो वो रात को भी ना मिलती। काशी स्टूल पे चढ़ के में डोर की डेकोरेशन करने लगती है। काशी अपनी धुन में थी कि सिया भागते हुए आती है और उसका पैर स्टूल पे लगता है और काशी गिरने लगती है, लेकिन एओ गिरती उससे पहले ही अक्षत उसको संभाल लेता है। सबकी सांसें अटक चुकी थी क्योंकि अगर वो गिरती तो उसे काफी चोट आने वाली थी, क्योंकि नीचे कुछ कांच से बनी चीजें रखी थी जो डेकोरेशन में यूज होने वाली थी। काशी की आंखें डर से बंद हो चुकी थी। अक्षत उसे लेके अपने रूम में चला जाता है और बाकी सब फिर से सिया और अबीर की टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई एंजॉय करने लगते हैं। वही माया के कोठे पे उसका आदमी उसे रात को राठिड हवेली में होने वाली पार्टी के बारे में बताता है। ये सुन के माया खुश हो जाती है और रात के लिए तैयारी करने लगती है।